May I now request Shri Anshuman Tiwari to kindly share his thoughts with everyone present here. Bring your hands together for Mr. Tiwari, please. आदरणीय वीसी जी, प्रो वीसी जयंत सिंह तोमर जी, इनका बड़ा स्नेह रहता है हमारे साथ। वो मैं आते हुए सईद भाई से कह रहा था कि पता नहीं हमको क्यों लोग बुला लेते हैं। हमारे जैसे लोग जो सुबह से शाम तक वीडियो में, ट्विटर पे, फेसबुक पे बोलते रहते हैं, उन्हें फिर भी सुनने की इच्छा क्यों रहती है। जयंत जी ने जिक्र किया वसीम बरेलवी का, तो मुझे लगा कि हालांकि उर्दू शायरी बहुत तरह से पढ़ता हूँ, ये दौर थोड़ा छोटा बड़ा कहने का दौर है हमारे आसपास। लगातार हम तुलनाओं के दौर में जीते हैं, जिसमें हमसे कौन छोटा है, हमसे कौन बड़ा है, हमारी ड्रेस कैसे अच्छी है। तो वसीम का एक शेर है कि अपने हर हर लफ्ज़ का मैं आईना हो जाऊंगा, अपने हर हर लफ्ज का मैं आईना हो जाऊंगा, तुझको छोटा कह के मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा। तो अब यहाँ सभी बड़े लोग हैं। अरविंद जी इतने वरिष्ठ लेखक हैं, पत्रकार हैं, दिलीप जी प्रोफेसर हैं, सईद अभी नए नए पुराने साथी हैं, नए नए हुए पुराने साथी हैं, और स्टार एंकर हैं। इनके बीच मैं तो उस दुनिया से आता हूं जिस दुनिया के बारे में कोशिश आप सब कुछ करते हैं पर सुनना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते। हमारी पूरी जिंदगी अगर 79-80 साल की है तो हमें काम करने के लिए केवल 16 घंटे मिलते, 16 साल मिलते हैं। 26 साल तो हम सोने में बिता देते हैं। इकोनॉमी की एक बेसिक थ्योरी कहती है कि आपके पास जितना टाइम है उसकी अपनी एक वैल्यू है। आप यहाँ बैठे हैं और ITM यूनिवर्सिटी को आपने फीस दी है, तो वो टाइम आपका यहाँ हमारे जैसे लोगों को सुनने के लिए लिया जा रहा है और ये उसकी वैल्यू है। हम भी यहाँ आए हैं तो हमारी एक टाइम की वैल्यू है। तो मैं उस क्षेत्र से आता हूँ जिस क्षेत्र के बारे में आप सुबह से शाम तक पूरा प्रयास करते हैं। सुबह उठते हैं तो FMCG आपके मुंह में घुस जाता है, जब शाम को सोते हैं तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स आपके ऊपर चलती है, जब सड़क पर चलते हैं तो ऑटोमोबाइल आपके साथ चलता है, पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो इन्फ्लेशन आपको बताती है। बट हम उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। और आश्चर्य की बात है कि सरकारें दो चीजें नहीं चाहती। एक, वो ये नहीं चाहती कि आप इकोनॉमी समझें, पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसा कैसे खर्च किया जाता है, पैसा कैसे बनता है। और दूसरी चीज वो ये नहीं चाहती कि पॉलिसी कैसे बनती है आप समझें, गवर्नेंस कैसे होती। बाकी आप सब कुछ समझें, बाकी आप धर्म समझें, जाति समझें, मीडिया समझें, बाकी सारी चीजें समझें। तो मैं उस व्यवस्था से आता हूं जहां आमतौर पर बाजार को, अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को एक सामान्य संवादों में या तो हिकारत की दृष्टि से देखा जाता है या इस दृष्टि से देखा जाता है कि बॉस दिस नॉट माई कप ऑफ टी, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। मतलब मैं नेताओं से, अधिकारियों से, बाकी लोगों से बात करता हूं जो लोग इकोनॉमिक्स या बिजनेस के लोग नहीं हैं, उसके अलावा अधिकांश लोग ये मानते हैं कि ये बात करने लायक विषय नहीं है। और उसके कारण अर्थव्यवस्था में खास किस्म का अभिजात्य आ गया है, एक खास किस्म की एरिस्टोक्रेसी आ गई है। वो अभिजात्य ये है कि कुछ ही लोग इसे समझ सकते हैं, तो कुछ ही लोग इसे चला सकते हैं, तो कुछ ही लोग उसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मैं जब भी किसी संवाद के लिए जाता हूं तो मुझसे पूछा गया था कि विषय क्या देना है। तो मैं जिस विषय पे चर्चा करना चाह रहा था वो, जैसा दिलीप भाई ने भी कहा या अरविंद जी ने कहा कि हम एक खास किस्म के इको चैम्बर में हैं, तो मैंने सोचा कि हम क्यों ना सवालों पर सवाल करें, क्योंकि आजकल सवालों पर बहुत ज्यादा सवाल है, सवाल करने पर बहुत ज्यादा सवाल है। सवाल करना किस परंपरा से आता है और हम सवालों पर क्यों इतने सवाल उठाते हैं, इसकी तरफ जाएं। तो अर्थव्यवस्था में जब हम वापस में बात करते हैं तो पीरजादा कासिम का एक शेर है जयंत भाई, अक्सर मैं जब मिलता हूं ना इकोनॉमी से, भाई साहब ये समझ में नहीं आती, कमा वही रहे सर, वॉलेट में भी वही है, सुबह से शाम तक हिसाब भी उसी का है, नौकरी भी उसी की, रिटायरमेंट तक लास्ट तक ये सोचते हैं कि हॉस्पिटल जाएंगे तो जेब में हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं है। बट जब डिस्कशन करने की बात आती है, जब से समझने की बात आती है, जब उस पर सवाल पूछने की बात आती है, तो हम हमेशा ये मानते नहीं, मेरे समझ में नहीं आता। मैं अभी अपने एक ताजे सर्वे में काम कर रहा था
और आप आश्चर्य करेंगे कि भारत के 99% घरों में मनी के संस्कार ही नहीं है, पैसे के संस्कार नहीं। आप अपने टेबल पर बैठकर अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ पैसे की बात ही नहीं करते हैं। आप पूछते ही नहीं, उनसे डिस्कस ही नहीं करते। आप उनसे सुबह बात करेंगे कि भाषण क्या हुआ, आप उनसे शाम को बात करेंगे कि मूवी कौन सी हुई, आप उनसे यह बात करेंगे कि जोमेटो को आपने ऑर्डर कैसे दिया, बट आप उनसे पैसे के संस्कार की बात नहीं करते। और इसलिए भारत का 90% आदमी यह नहीं जानता कि इन्फ्लेशन उसकी कमाई रोज खाए जा रही है, फिर भी वो एफडी में 4% में पैसा रखे हुए हैं। एफडी उसको 4% का रिटर्न देती है, इन्फ्लेशन 7-7.5% है, बट वो खुश है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रतिदिन बढ़ती हुई महंगाई उसको गरीब करती है और उसकी गरीबी उसे दिखती नहीं। तो इसलिए ये चर्चाएं जरूरी होती है, और ये बहुत प्रोवोकेटिव चर्चाएं हैं, ये बहुत डरावनी चर्चाएं हैं, बहुत भयावह चर्चा है। जब मैं आपको अभी 10 मिनट बताऊं तो 10 मिनट बाद आपको लगेगा ये हो क्या गया मेरे आसपास। आपको लगेगा अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरा तो पैसा बैंक में रखा हुआ। उसी बैंक में बगल में मेरे एक गुप्ता जी बैठे हुए हैं। उन गुप्ता जी को बैंक वाले ने कहा भाई तेरे अकाउंट में 10 लाख है ना, तू स्वीप अकाउंट में रख दे, एफडी वाले को 4% मिलेगा, तुझे 5% मिल जाएगा। और उसी बैंकर ने आपको नहीं बताया कि आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं इमरजेंसी के, आप भी स्वीप अकाउंट में रख दीजिए। वो आपको कभी नहीं बताएगा, क्योंकि ये सवाल ऐसे हैं। तो वो पीरजादा कासिम का एक शेर है ना कि दुनियादारी ठीक नहीं थी, खूब किया इनकार किया, मगर एक ऐसी रविश बना ली यही किया हर बार किया। तो दुनियादारी ठीक नहीं थी, ठीक किया इनकार किया, मगर एक ऐसी रविश बना ली यही किया हर बार किया। तो मैं उस बात से शुरू करता हूं कि जो सवाल हमारे जीवन में हमारे साथ उठते हैं, और जो आप सब, मैं 20 मिनट भी नहीं लूंगा सर 20 मिनट का समय है ना सर? नहीं, मैं 20 भी नहीं लूंगा सर, नहीं। एक दिलचस्प किस्सा आपको सुनाऊं। 1957 में लियोन पेस्टिंगर ने एक रिसर्च की, बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक समूह को बुलाया रिसर्च करने वालों को और उन्हें उनके हाथ में एक पोस्टर दिया और उनसे कहा कि ये मत सोचिए कि ये पोस्टर क्या कह रहा है, आप थोड़ी देर जाकर इसके साथ बैठिए और महसूस करिए कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। पेस्टिंगर ने उन 20 लोगों को आधे घंटे तक बिठाया और उनसे नारे लगवाए। आधे घंटे बाद जब उन्होंने बात किया तो उसमें से 20 लोगों को कुछ नहीं पता था क्या था, वो सब उसके साथ अपना जुड़ाव महसूस करने लगे। पेस्टिंगर ने एक बुक लिखी, बहुत फेमस बुक है, द डूम्सडे कल्ट, और उस कल्ट में लिखा, उन्होंने डोरोथी मार्टिन नाम की एक महिला का जिक्र किया जो एक सीकर्स क्लब चलाती थी। और उस सीकर्स क्लब का तरीका यह था कि उसने एक खास समूह को यह कहा कि 1954 के एक दिन दुनिया खत्म हो जाएगी और सिर्फ आपको बचाने के लिए कुछ लोग आएंगे। उन सारे लोगों ने, करीब 2-4-5 हजार लोगों ने, उस क्लब के लोगों ने अपनी सारी संपत्तियां बेच दी और वो जाकर एक पहाड़ के ऊपर खड़े हो गए और ये कहा गया कि केवल एलियंस आएंगे, वो पूरी दुनिया खत्म कर देंगे और आपको उठा ले जाएंगे। और ये सब वास्तविक घटनाएं, मैं आपको जो भी घटनाएं बताऊं उसमें कुछ भी काल्पनिक घटनाएं नहीं, या तो इतिहास सिद्ध हैं या पुस्तक सिद्ध हैं। तो जब उसने ये लिखा कि कैसे हमारे आसपास हम कैसे सोचते हैं इस तरीके पे, और जब वो ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि उस दिन कोई दुनिया खत्म नहीं हुई, लोग इंतजार करते रहे। फिर डोरोथी मार्टिन वापस लौट के आई और बोली कि देखिए ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने प्रार्थनाएं की थी और दुनिया से प्रलय खत्म हो गई और वो वापस लौट आए। ये बात पूरी दुनिया के विचार में पिछले कम से कम 20 सालों से 25 सालों से है। जैसे जैसे विज्ञान की एक नई शाखा विकसित होती है जो अर्थव्यवस्था को, जीवन को, भाषा को, हमारे व्यवहार को, हमारे संवादों को हमारे कॉग्निजेंस से समझने की कोशिश करती है। और कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग एक बिल्कुल नई दिशा है ज्ञान की जो लोगों के बीच में आती है। आप लोगों से इसलिए मैं इस बात पर संवाद कर रहा हूं कि यहाँ बहुत सारे वरिष्ठ बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं और आप सारे लोग भविष्य में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोफेशन में जाएंगे और वहां ये चीज समझना हमारे लिए जरूरी है कि मनुष्य का विकास कुछ सर्टेन परिस्थितियों के तहत होता है, उसके वैचारिक परिस्थितियों के तहत। और अब आज का कॉग्निटिव साइंस ये समझने की कोशिश कर रहा है कि हम सोचते कैसे हैं, क्योंकि जब हम सोचते कैसे हैं हम समझने की कोशिश करेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि हम सवाल पूछते हैं या नहीं पूछते और सवाल क्यों नहीं पूछते हैं। 10 आप लोगों में से कितने लोगों ने मैट्रिक्स मूवी देखी है? नई वाली नहीं जिसमें प्रियंका चोपड़ा आई थी और फ्लॉप हो गई, पहली वाली, सबसे पहली वाली आपने देखी? सबसे पहली वाली मैट्रिक्स मूवी को कई जगह उसकी साइंस के कारण उसको बुद्धा मूवी भी कहते हैं लोग।
मैट्रिक्स मूवी में एक कैरेक्टर है, आप लोग जाके देखिएगा। मतलब कुछ ऐसी मूवीज हैं जो दुनिया में हर व्यक्ति को पाठ्य पुस्तक के तौर पर देखनी चाहिए। उसमें कैरेक्टर है, वो एक कैरेक्टर का नाम नियो है। वो एक यंग टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है। देखिए, मैट्रिक्स तब बनी थी जब दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चाएं नहीं होती थी, जब दुनिया में सोशल मीडिया नहीं आया था, जिसका जिक्र अभी दिलीप भाई कर रहे थे। मैट्रिक्स तब बनी थी जब हम ये जानते भी नहीं थे कि मशीन लर्निंग क्या होती है। उस दौरान वाचोविया ब्रदर्स ने उसको इमेजिन किया था। उसमें कैरेक्टर है, उसका कैरेक्टर का नाम नियो है। और वो नियो एक ऐसे दुनिया में रह रहा है जिस दुनिया में सब कुछ कहीं ना कहीं से कंट्रोल्ड है। लोग वहां मशीनों की तरह, रोबोटिक्स की तरह जाते हैं, निकलते हैं, अपना काम करके लौट आते हैं। उन लोगों को समझ में नहीं आता कौन है। उनके बीच में केवल एक पर्सन ऐसा है जिसको कुछ स्पार्क होते हैं, वो भी उसी व्यवस्था का हिस्सा है, पर उसके अंदर कुछ स्पार्क होते हैं और कुछ सवाल उसके अंदर आते हैं कि जो सब कुछ चल रहा है हमें कौन कंट्रोल कर रहा है, कैसे नियंत्रित किए जा रहे हैं, हम इसे कैसे समझें, जानने की कोशिश करें। उसमें एक गुरु होता है। वो गुरु जो मैट्रिक्स का मुख्य कैरेक्टर है, नियो मैट्रिक्स का मेन कैरेक्टर है। और नियो का अभिनय जिस लेबनानी अभिनेता ने किया था, वो भी दुनिया के प्रसिद्ध अभिनेताओं में से है। उसका एक गुरु होता है और वो उसे ढूंढ लेता है और ढूंढकर उसे अपने सामने लाकर बिठाता है। और फिर मैट्रिक्स का एक फेमस सीन आता है जिसको हम रेड पिल और ब्लू पिल का सीन कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आप जाके देखिए गूगल, लाखों लोगों ने उस सीन को देखा है, जिसमें कि जो मैट्रिक्स में गुरु है वो उससे कहता है नियो से कि नियो, मेरे एक हाथ में रेड पिल है और दूसरे हाथ में ब्लू पिल है। इफ यू वांट टू टेक ब्लू पिल, टेक इट and go back to your belief system and sleep on the bed and live in this rotten world, or take the red pill and come, then I'll show you how the deep this rabbit hole goes. और फिर वो रेड पिल उठाता है नियो, और उसके बाद वो उसे मैट्रिक्स की यात्रा कराता है, जहां पर आप जानते हैं कि अमेरिका की फैंटेसी फिल्मों के फलक बहुत बड़े होते हैं, उनका होराइजन बहुत बड़ा होता है। और फिर वो बताता है कि कैसे दुनिया में सारे लोग कुछ सर्टेन कंप्यूटर सिस्टम से कंट्रोल होते हैं और किस तरह से ड्राइव करते हैं। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण था, मुझे यहां इसलिए आया क्योंकि नियो उस पूरे सिस्टम में एक अकेला आदमी है जो सवाल पूछ सकता है। केवल उसके पास एक क्षमता है कि वो सवाल पूछ सकता है। और उसको इसीलिए बाद के लोगों ने मैट्रिक्स को बुद्धा मूवी कहा, और एक कहा कि वो जो मैट्रिक्स है वो भारत में माया की संकल्पना है। जो भारत के पुराने कल्पनाओं में माया थी ना, कि माया आपको नचाती है, आपको पता नहीं कि आप कहां से आते हैं और कहां से जाते हैं, वो माया वाली संकल्पना है। तो नियो के लिए सवाल पूछ सकता है। नियो को सवाल पूछने की ताकत देने और बताने के लिए वहां एक पर्सन मौजूद है जो गुरु है। और नियो किससे सवाल पूछे और क्या जाने, उसमें एक और लेडी है जिसको लेडी ऑफ ओरेकल कहते हैं, उसमें कैरेक्टर, जहां वो लेके जाती है। हम 3, 4, 5 बड़ी चीजों के बीच इस समय खड़े हुए, जिन चीजों को हम समझें फिर हम अगले चीज पर आते हैं। मैं लिख कर लाया था रास्ते में, यात्रा के बीच में, और ये आपने आसपास महसूस करेंगे। 10 चीजें हमारे आसपास घट रही हैं, सीधे 10 चीजें स्ट्रेट हमारे भीतर घट रही हैं, जो हमारे लिए समझना जरूरी है। सबसे पहली चीज है, यहां हर व्यक्ति, ध्यान से देखिएगा, यहां हर व्यक्ति किसी न किसी ट्राइब का हिस्सा है, किसी न किसी समूह का हिस्सा है। हम अभी भी ट्राइबल सिस्टम्स में हैं। कंपनी, परिवार, स्कूल, कॉलेज, समाज, समूह, ये सारे लोग ट्राइबल व्यवस्था से सोचते हैं और ये सोचते हैं कि सामूहिक रूप से उनकी थिंकिंग दूसरे समूह की थिंकिंग से कितनी अच्छी हो सकती है। यह पहला मेजर कॉग्निटिव रेफरेंस है जो दुनिया के रिसर्च से निकलता है कि आप कभी भी अकेले नहीं सोच रहे हैं, और अकेले सोचना और डिफिकल्ट है, इसमें हम आगे आएंगे। अकेले नहीं सोच रहे हैं, हर व्यक्ति, आप कंपनी में हैं तो ट्राइब में, कुछ चीजें आप खुद सोच रहे हैं, कुछ चीजें आपसे सोचने के लिए कहा जाता है, कुछ सिस्टम्स आपके लिए दिए जाते हैं। पहला सिस्टम ये कि हम एक ट्राइबल व्यवस्था में है, वो ट्राइब्स चेंज होकर ग्रो करके कंपनियों में बदल गए हैं, परिवारों में बदल गए हैं, समूहों में बदल गए हैं, कॉलेज में बदल गए हैं, यूनिवर्सिटीज में बदल गए हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इस समय जितना, अभी दिलीप भाई ने कहा कि जितना लिखा जा रहा है आज ऐसा कभी 2000 साल में नहीं लिखा गया। जितना लोग बता रहे हैं वो उनके दिमाग में जो चल रहा है उसका 1% है। जितना लोग आपको बता रहे हैं, जो उनके, ये कॉग्निटिव साइंस के रेफरेंसेस हैं, जितना वो बता रहे हैं वो उनके दिमाग में चल रहा है उसका 1% है।
तीसरी जो सबसे बड़ी बायस हमारे बीच में है वो ये है कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्रिडिक्शन हम हमेशा इस तरह से करते हैं जिसमें हमारे सक्सेस के रेशियो ज्यादा होने चाहिए। जैसे आप यहां बैठे हैं तो आप इस बायस में बैठे कि लाइट नहीं जाएगी, बगल वाले घर में चली जा सकती है, पर जा सकती है यहां भी, लेकिन जिस व्यवस्था के केंद्र में आप हैं वहां प्रोबेबिलिटी का प्रिडिक्शन आप अपने संदर्भ में करते हैं। तीसरी चीज। चौथी चीज जो महत्वपूर्ण हमारे सामने है वो ये कि हम मशीनों को इतना एक्सट्रापोलेट कर रहे हैं, जबकि हमें यह पता है कि इतिहास हमें बताता है कि जो सबसे अच्छा है वो भी स्थायी नहीं और सबसे बुरा है वो भी स्थायी नहीं। हम एक सीमा के अधिक हिस्ट्री में, चाहे वो टेलीग्राम हो और या सोशल नेटवर्क हो, देखिए टेलीग्राम से सोशल नेटवर्क आया और जिस अमेरिका ने सोशल नेटवर्क्स को क्रिएट किया वहीं की संसद ने एंटी ट्रस्ट लाके उनको ब्रेक करने की तैयारी शुरू कर दी। वहीं की अदालतों ने कहा कि नहीं बहुत हो गया भाई, आपने 10-12 साल राज कर लिया, अब तो ये मोनोपोली हो गई, अब तो बहुत खत्म हो गया, आप तो फिर ऐसे कैसे कर सकते हो, आप कैसे रात में आंख बंद करके फेसबुक, गूगल, यूट्यूब को का अधिग्रहण कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब वहां लॉ चल रहा है और संभावना है कि अगले 2-3 साल में आप गूगल और फेसबुक को 3-4 अलग अलग कंपनियों में बढ़ता हुआ देखेंगे। वो तो कोई चीज परमानेंट स्थायी नहीं है। चौथी चीज जो मैं बताना चाहता था वो ये कि हमारी सैनिटी की, हमारे अच्छे सोचने की और हमारे बुरा सोचने की एक सीमा है। हम ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म दोनों में एक्सट्रीम पर चले जाते हैं, या तो हम ओवर ऑप्टिमिस्टिक होते हैं या हम ओवर पेसिमिस्टिक होते हैं। और आखिरी चीज जो महत्वपूर्ण है कि लास्ट चीज, हम ऐसे दुनिया में पहुंच चुके हैं जहां हमें कॉम्प्लेक्सिटीज ज्यादा अच्छी लगती हैं, जटिलताएं ज्यादा अच्छी लगती हैं, जबकि ट्रुथ हमेशा बहुत सिंपल, बहुत सीधा होता है। और हमारे आसपास ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जिसमें जो जो चीजें कॉम्प्लेक्स हैं, जो जो चीजें कठिन है, हमारी लाइफ, हमारा जीवन, हमारे आसपास की चीजें, इन 5-6 चीजों को ध्यान में रखिए और फिर समझिए कि हम सवाल क्यों नहीं पूछ पाते हैं। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। 1521 की बात है शायद, जब हरमन कोर्टेस पहली बार मैक्सिको के तट पे उतरा था। एजटेक्स वहां राज कर रहे थे। उस समय जो आज की मैक्सिको सिटी है उसका नाम टेनोचिटिट्लान था। जब हरमन कोर्टेस वहां पहुंचा, हरमन कोर्टेस के पास घोड़ा था, हॉर्स था, क्योंकि स्पेनिश घोड़ा लेकर गए थे। तो जब वो मैक्सिको सिटी, जो आज का मैक्सिको सिटी है, और टेनोचिटिट्लान के कोस्ट पर उतरा, छोटी सी सेना थी उसके पास। जब वो पहुंचा तो जब वो कोस्ट पर आया तो उसे आश्चर्य हुआ कि वो आ कहां गया है। उस समय का टेनोचिटिट्लान या एज़टेक साम्राज्य का जो शहर था, शायद यूरोप के किसी भी शहर से ज्यादा खूबसूरत और बड़ा था। बड़े बुलवर्ड्स थे, बड़े चौबारे थे, ब्रिजेस बने हुए थे, बीच में आइलैंड में बना हुआ सिटी था, साफ सुथरी सड़कें थी, बड़े बड़े आरामगाह थे। और ये 16वीं सदी की बात है। स्पेन के शहर जहां से वो आता था कोर्टेस, स्पेन के शहर उससे ज्यादा और भयानक रूप से खराब थे। तो वहां पहुंचा तो गेट के ऊपर उसे रोककर उसका स्वागत किया गया, और एज़टेक रूलर मुंतेजमा वहां राज कर रहा था। तो मुंतेजमा अपने पूरे समूह के साथ आया, सोने से लदा हुआ। हरमन कोर्टेस की तुलना में मुंतेजमा की पर्सनालिटी कम से कम 7-8 गुनी बड़ी थी। एज़टेक्स बहुत बलिष्ठ और बहुत बड़े हुआ करते थे। और वो आया, उसे ये नहीं पता था कि स्पेनिश हमला करने आए हैं मुंतेजमा को, और हरमन कोर्टेस को भी ये नहीं पता था कि वो आ कहां गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी दुनिया जहां वो आ गया है। और जब उसने वहां सेना देखी, तैयारियां देखी, व्यवस्थाएं देखी, तो स्पेनिश सेना को ये नहीं लगा कि वो जीवन में कभी भी एज़टेक्स को खत्म कर पाएंगे। तो वो समझने के लिए वहां दरवाजे पर पहुंचा। मुंतेजमा आया, अपने रथ से नीचे उतरा, हरमन कोर्टेस अपने घोड़े से नीचे उतरा। मुंतेजमा ने उसको गले लगाया और स्वागत किया, और स्वागत करके उसे अंदर ले गए। हरमन कोर्टेस के साथ जो गए लोग थे वो अपने संस्मरणों में लिखते हैं कि स्पेनिश सैनिकों ने, स्पेनिश लोगों ने दुनिया में ऐसा शहर कभी देखा नहीं था। उन्होंने ये नहीं देखा था कि ऐसे भी शहर होते हैं जहां इतने बड़े स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं। अंदर गए। मुंतेजमा को ये लगा कि ये हमारा मेहमान है। खाना हुआ, एज़टेक का सुपर फीस्ट जो होता था, स्पेनिश सोच भी नहीं सकते थे इतने तरीके के भोजन उनको कराए गए। और उसके बाद मुंतेजमा और हरमन कोर्टेस बैठे आपस में। मुंतेजमा ने बात करना शुरू की और उसका स्वागत किया।
यहीं से पूरी बात जो बायस की शुरू होती है और जहां से हम इस चीज को पकड़ेंगे। मोंतेज़मा ने कहा, कुछ बोला। हरमन कोर्टेस के साथ दो ट्रांसलेटर थे। एक ट्रांसलेटर था पादरी, जो स्पेनिश पादरी था, जो कभी एक जहाज डूब जाने के कारण भटक गया था मैक्सिको के इलाके में। उन्होंने उसको पकड़ के कहा था कि भाई जो एस्टेक लैंग्वेज है मुझे समझ में नहीं आती, तो आप मुझे स्पेनिश में बताना। और एक वो लेडी थे जिसे हरमन कोर्टेस अपने साथ ले गया था, जो एस्टेक लैंग्वेज जानती थी। तो वो 3 जगह ट्रांसलेट हो रही थी मोंतेज़मा की बात। पहले वो पादरी था, वो जो बिशप था, वो ट्रांसलेट कर रहा था, और उसके बाद वो लेडी ट्रांसलेट कर रही। मोंतेज़मा ने कुछ बोला। बोलने के बाद अचानक 10 मिनट लगे और स्पेन और हरमन कोर्टेस की सारी सेना एकदम फैल गई और उन्होंने उस 8-9 फीट 7 फीट के मोंतेज़मा, उनके सारे लोगों को बंदी बना लिया। और उसके बाद एस्टेक सिटी में जो ऐतिहासिक जघन्य लोमहर्षक कहर हुआ, वो इतिहास में दर्ज है। जो लोग इतिहास पढ़ते होंगे उन्हें पता चलेगा। पूरी सिटी तबाह कर दी गई। फिर आप पीछे जाके उन्होंने माचू पिच्चू और बाकी जो स्मारक थे तबाह किए। बाद के इतिहासकारों ने जब ये पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ, दोनों तो दोस्ती में मिल रहे थे, बात कर रहे थे। हुआ ये कि मोंतेज़मा ने जब स्वागत किया हरमन कोर्टेस का, और स्वागत में उसने जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया वो एक सम्राट की लैंग्वेज थी। उस समय के एज़टेक्स बहुत रेवरेंशियल लैंग्वेज बोलते थे। जैसे कि मैं कहूं, आइए अरविंद जी मेरे घर आ जाइए, आप तो इस घर के मालिक हैं और आप हमारे घर के मालिक हो जाए। मोंतेज़मा ने उस हरमन कोर्टेस से ये कहा कि आप तो बहुत बड़े योद्धा हैं, आप हमारे घर आए हैं, मैं एज़टेक के यहाँ आपकी स्वागत करते हैं, यू आर लाइक गॉड। एंड द ट्रांसलेटर्स हैज ट्रांसलेटेड दैट नो, मोंतेज़मा इज सरेंडरिंग बिफोर यू बिकॉज ही थिंक्स यू आर अ गॉड। एंड वर्ल्ड्स बिगेस्ट सिविलाइजेशन सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे की उस बातचीत में खत्म हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि ट्रांसलेटर्स ने पलटकर यह सवाल नहीं किया कि मोंतेज़मा ऐसा ही सोच रहा था जो वो कह रहा था। और हरमन कोर्टेस के लोगों ने यह नहीं समझा कि इतना बड़ा, इतना ताकतवर साम्राज्य हमारे 100 घोड़ों 200 घोड़ों के सामने कैसे हार जाएगा। और फिर उसके बाद एकदम हमला हुआ और वो खत्म हो गया। यहां से जो सवाल शुरू होता वो ये सवाल है कि हम अपने संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो लेकर आते हैं, खासतौर से भारत के संस्कारों में जो चीज हम लेकर आते हैं, वो लेकर आते हैं प्रश्न पूछने की क्षमता। हमेशा दुनिया के दो तरीके की व्यवस्थाओं में हमेशा एक व्यवस्था वो सबसे महत्वपूर्ण और अच्छी मानी जाती है जहां लोग अधिक से अधिक प्रश्न पूछते हैं, अधिक से अधिक सवाल करते हैं। मैं एक और आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, उसी कहानी को दूसरे तरह से सुनाता हूं, जो बहुत बार आप लोगों ने सुनी होगी। बाजश्रवा एक यज्ञ कर रहे थे। नचिकेता की कथा आपने सुनी होगी, पर शायद ऐसे नहीं सुनी होगी। बाजश्रवा एक यज्ञ कर रहे थे। इसका इस तरह से समझने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा। बाजश्रवा एक यज्ञ कर रहे थे। बहुत बड़े महंत थे, बहुत बड़े मठाधीश थे। दुनिया भर के सारे ऋषि बुलाए थे। यज्ञ के बाद वो दान करना चाहते थे। उन्होंने अपने घर में करीब 1000-2000 गाय पाल रखी थी, जिनका दूध निचोड़ लिया था और वो बेकार हो गई थी। उन्होंने वो गाय दान करने के लिए ऋषियों को सामने बिठाया। उनका बेटा नचिकेता 12 साल का वहां खेल रहा था। उसने सवाल पूछा पिता से कि पिताजी, ये गाय आप इनको क्यों दे रहे हैं? ये तो किसी काम की नहीं, जब मेरे ही काम की नहीं रही, हमारे ही काम की नहीं रही, तो ये गरीब ब्राह्मण ले जाके इनका क्या करेंगे? ये तो मर जाएंगे, इनका पाप इनके सर पे लगेगा। बाजश्रवा हिल गए। उनको लगा कि क्या, मैं ब्रह्म ऋषि हूं, मेरा ही बेटा मुझसे प्रश्न कर रहा है कि तुम अन्याय का काम कर रहे हो। तो बाजश्रवा ने कहा कि जाओ खेलो जाके, तुम बात करो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये तुम यज्ञ का काम है। तो नचिकेता ने कहा नहीं, मुझे सवाल का जवाब दीजिए कि मुझे जो आपने पढ़ाया और जो सिखाया है उस हिसाब से दान तो सुपात्र को देना चाहिए और सही दान देना चाहिए। फिर ये कौन सा दान हुआ? जिनका हम दूध निकाल चुके हैं इन्हें क्यों दे रहे हैं? बाजश्रवा का अहंकार हिल गया। नचिकेता नहीं माना। नचिकेता वहां से घूमा और सामने जितने ऋषि बैठे थे उनसे कहा कि मेरे पिता गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये पद के अहंकार में है। आप सब तो ज्ञानी हो, आप सब तो प्रश्न पूछो, इनसे क्या ऐसा गलत क्यों हो रहा है? वो बैठे हुए सारे लोग मठाधीश थे उस समय के बाजश्रवा, उनके सामने प्रश्न कैसे करते नचिकेता के? तो तब तक बाजश्रवा को क्रोध आ गया। नचिकेता ने कहा कि जब आप इनको ये सब चीजें दान कर रहे हो तो फिर आप मुझे किसको दान करोगे? तो गुस्से में पिता ने, जैसे कहता ना कि जा तू मर जा टाइप का, कि जा तू मर जा, उन्होंने कहा मैं तो तुझे यम को दूंगा। नचिकेता वहां से स्ट्रेट अपनी यात्रा पे निकल पड़ा और वहां से निकल के फिर वो पूरी कठोपनिषद की लंबी कथा आती है कि उन यम के दरवाजे पर बैठा रहा। यम अपनी ड्यूटी पे निकले थे डेड बॉडी कलेक्ट करने, आत्माएं कलेक्ट करने। 3 दिन बाद 4 दिन बाद जब लौटे वापस, तब उनको नचिकेता वहां दरवाजे पे बैठा हुआ मिला। फिर नचिकेता ने उनसे 3-4, तो उन्होंने कहा कि तुम मुझसे वरदान मांगो।
कथा बहुत महत्वपूर्ण इसलिए दृष्टि से कि मुझसे वरदान मांगो, तो नचिकेता ने कहा वरदान तो मांगूंगा, मेरे पास 3 वरदान है। उन्हें लगा कि ये बालक है, बहुत हठी बालक है और ज्ञान लेके आया है, तो पहला वरदान तो नचिकेता ने मांगा, स्मार्ट लड़का था, बहुत स्मार्ट, मतलब मेरे भारत के इतिहास में इतना स्मार्ट बच्चा कोई नहीं हुआ, बहुत स्मार्ट था। उसने सबसे पहले तो ये कहा कि देखिए मेरे पिताजी सठिया गए हैं, उन्हें पता है कि वो गलत कर रहे हैं, वो पाप कर रहे हैं, वो अन्याय कर रहे हैं, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, उन पर कोई पाप ना लगे तो पहले तो आप उनको मुक्त कर दीजिए। तो उसने पहले तो अपने फादर को सिक्योर किया कि उनके साथ कोई क्राइसिस नहीं आए। दूसरा उसने कहा कि मैंने अपने पिता का अपमान किया है, उनके आज्ञा का, आदेश का उल्लंघन किया जो मेरे लिए गलत है पुत्र के तौर पर, तो आप मुझे भी मुक्त कर दीजिए। मुक्त कर दिया, अपने को भी सिक्योर कर लिया। उन्होंने कहा अब तू क्या चाहिए, तुझको गाय चाहिए और धन चाहिए। उसने कहा सब कुछ नहीं चाहिए, अब तुम मुझे ये बताओ कि ये जो तुम मारने का धंधा करते हो चलता कैसे। या अगर मैं आपको सामान्य भाषा में बता रहा हूं, अगर कठोपनिषद पढ़ो तो यही सवाल था। उसने पूछा कि जो मरने मारने का धंधा करते हो चलता कैसे, कब से मरते मारते चले आ रहे हो लोगों को, ये जो मरने वाले वो जाते क्या, कहां ये मर जाते हैं तो होता क्या है। कोई व्यक्ति क्या ऐसा है जिसको तुम कभी मार नहीं पाए। अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु से परे जाना हो तो वो क्या करेगा, वो जन्म ही क्यों लेता है जब उसको मरना होता है। यमराज लड़खड़ा गए, उनको लगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भाई जानना क्या चाहता है, वहां से सिर्फ सवाल पूछने क्यों आया। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मेरे सवालों के जवाब दीजिए। इसके बाद दार्शनिक रूप से बहुत गहरी कथा हो जाती है, और उसके बाद जो यमराज और नचिकेता का संवाद है, शायद अगर आप लोगों को कभी समय मिले तो पढ़िएगा। वो भारत में प्रश्न परंपरा का अद्भुत संवाद है। मैं नचिकेता को इसलिए मानता हूं, अक्सर लोग कहते हैं कि पत्रकारों को नारद बनना चाहिए, मैं उनसे कहता हूं नचिकेता बनना चाहिए। नचिकेता ने अपने जीवन काल में हर उस संस्था को चुनौती दी जो गलत थी। पहले उसने अपने बाप की संस्था को चुनौती दी, पिता भी गलत है तो न्याय है, सवाल पूछा तुम ऐसा क्यों कर, उसने कुछ नहीं कहा क्या कर रहे हो। जहां से सवाल शुरू होते हैं हमारे जीवन में, सर वो सवाल क्या से नहीं शुरू होते हैं, हमारे सवाल कैसे से शुरू नहीं होते, हमारे हमेशा सवाल क्यों से शुरू होते हैं। पत्रकारिता मेरे लिए पूरे जीवन में सिर्फ क्यों का प्रयास है, क्यों, वाई, बिकॉज क्या है तो हमें दिख रहा है, कैसे ये भी हमें दिख रहा है, क्यों है ये हमें नहीं पता है। क्यों आपने ये बुलाया मुझे बोलने के लिए, ये तो मुझे बाद में पता चलेगा ना। क्यों आपने इतनी देर मुझे सुना, ये तो आप बाद में सोचोगे ना। क्या है तो मुझे पता, मैं बोल रहा हूं, आप बैठे हुए हैं। कैसे ये भी आप देख रहे हैं कि माइक लगा हुआ आप सुन रहे हैं, कुछ लोग फेसबुक पे भी सुन रहे होंगे, पर क्यों है ये, इसके पीछे का क्यों क्या है। क्यों तो आपको वीसी साहब या जयंती भाई बता सकते हैं कि क्यों है। तो वो जो क्यों है, वो क्यों की तलाश नचिकेता की तलाश थी। पिता हमारे इतने ज्ञानी होने के बाद भी ऐसा क्यों कर रहे हैं, सामने बैठे हुए इतने सारे ऋषि इतने समझदार होने के बाद, दुनिया भर में लोगों को ज्ञान देने के बाद भी हमारे पिता का अन्याय क्यों स्वीकार कर रहे हैं। उसके बाद हम ऊपर जाते हैं, शायद नहीं आप करोगे तो हम दूसरी अदालत में जाएंगे, तीसरी, हम सबसे बड़ी अदालत में जाएंगे, हम सीधे यमराज के पास जाएंगे, हम उन्हीं से जाके सीधा ही सवाल पूछेंगे। यह संस्कार मूल रूप से लोकतंत्र का बुनियादी संस्कार है, और इसलिए भारत अपनी सारे ज्ञान को, बुद्ध भारत का प्राचीन ज्ञान जो वेद और उपनिषद का ज्ञान है, और उसके बाद जो बुद्धिज्म और जैनिज्म का ज्ञान है, वो सारा का सारा ज्ञान प्रश्नों में बांध कर रखता है। वो आपको अधिकतम स्तर तक प्रश्न पूछने की छूट देता है। भारत और ग्रीस दो ऐसी सभ्यताएं हैं जिन्होंने ऐसे शास्त्र विकसित किए जो चलती बहस को बिगाड़ने के लिए थे। भारत के प्राचीन शास्त्रीय स्कूलों में जो तर्कशास्त्र पढ़ाया जाता था, उसमें वितंडा कैसे खड़ा किया जाए इसके सिद्धांत सिखाए जाते थे। यह कहा जाता था कि वितंडा खड़ा किया जाए, चलती हुई सभा में जाइए, ऐसी बात बोलिए जिससे बनी हुई धारणा टूटे और लोग दूसरी बहस करना शुरू करें। न्याय शास्त्र, भारत का समग्र न्याय शास्त्र, न्याय दर्शन सिर्फ इस पर निर्भर है कि आप जैसे सोचते हो वही अंतिम तरीका नहीं है। हम आपकी सोच को चुनौती ही देंगे तभी ज्ञान होगा। और इसलिए आदिशंकर को केरल से ज्ञानी नहीं बनना पड़ा, उन्हें घूम घूम कर सब जगह सारे सवालों के जवाब देने पड़े, तब लोगों ने उन्हें स्वीकार किया। तो ये जो प्रश्न का संस्कार, भारत के भीतर का प्रश्न का संस्कार, अगर ये प्रश्न का संस्कार स्पेनिश या एज़टेक्स के बीच में होता तो आपके सामने एज़टेक सभ्यता होती। कोई भी आदमी वहां खड़ो के पूछ लेता कि भाई ये तो तुम्हारा स्वागत कर रहा है मेहमान को, तुमसे कह रहा तुम्हारे घर आए हो, तुम्हारे भगवान हो, तुम उसके घर पे कब्जा थोड़ी कर लोगे। वो जहां से प्रश्न उठना शुरू होते हैं, तो ये जो महत्वपूर्ण बात है, दूसरी और बात, दो छोटी छोटी बातें करके 20 मिनट से भी कम समय में खत्म करूंगा। प्रश्न करना इसलिए महत्वपूर्ण हमारे लिए है क्योंकि प्रश्न हमें
सब दूसरी और महत्वपूर्ण चीज के ऊपर ले जाते हैं जो भारत की संस्कृति और दुनिया की प्राचीन संस्कृतियां सिखाती हैं। वो महत्वपूर्ण बात है भय से मुक्ति। भारत की चेतना आपको दो ही संस्कार देती है, एक प्रश्न करना और एक भय से मुक्त हो जाना। तो पहले दिन से बच्चे को यह सिखाया जाता है कि भय से मुक्त हो जाओ। भारत में सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु का। आप पहले दिन से संस्कार दे देते हो मृत्यु का भय मुक्त हो जाए। जब आपको मरने का भय मुक्त हो गया तो आप निर्भय हो गए। मृत्यु से बड़ा तो भय कोई नहीं है। भय से मुक्ति के लिए सबसे पहला ज्ञान क्या है कि आपको ज्ञान की जरूरत है। अज्ञान ही सबसे बड़ा भय है और अज्ञान खत्म करने के लिए प्रश्न जरूरी है। यह दार्शनिक चिंतन, न्यायिक चिंतन है और इसलिए भारत के परंपराओं में प्रश्न इतने महत्वपूर्ण थे। अब मैं आपके जवाब सवाल पर आता हूं। आपको पिछले 20 सालों में भारत से अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर निकलते क्यों नहीं दिखे जो आज से 15 साल पहले निकले थे? क्योंकि भारत की पुरानी जो प्राचीन का मतलब मैं कह रहा हूं 20 साल 25 साल पहले की जो शिक्षा पद्धति थी और भारत की शिक्षा की व्यवस्था थी, उसमें रीजनिंग सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर था। आप दुनिया में कोई सॉफ्टवेयर विदाउट रीजन के नहीं बना सकते। ये फोन क्या एक ही तरह से बन सकता है? जब लोगों ने पहली बार सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया होगा तो उनके सामने बनी हुई चीजें मौजूद थी, पर उन्होंने कहा नहीं, ये ऐसे ही नहीं बन सकता, इसको बनाने का एक और तरीका है। सो लेट्स अप्लाई अनदर रीजन टू इट। तो जो लोग सॉफ्टवेयर की दुनिया से आते हैं वो क्या बात करते हैं? इसके पीछे हम रीजन लगाएंगे, लॉजिक लगाएंगे। All software algorithm is logic, putting a logic behind it. Logic means you are creating an alternate way to do lot of things. और वहीं से विज्ञान निकलता है। तो अब जब हम जहां खड़े हुए हैं, ये हमारे अपने विचार में, अपने व्यवहार में और लोकतंत्र के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप प्रश्न पूछने की क्षमता से लैस हो और हर उस बात पर प्रश्न पूछें। प्रश्न पूछना इसलिए भी जरूरी, सवालों पर सवाल लोग उठाएं तो आप जरूर सवाल उठाएं। वो इसलिए जरूरी है कि सवाल आप तब पूछ सकते हैं जब आप जानते होंगे। सवाल ऐसे नहीं पूछ सकते। और सवाल पूछने की क्षमता इसीलिए समाज में सबके पास नहीं होती, कुछ लोगों के पास होती। वो जो कुछ लोग होते हैं वही सबके सवाल लेकर पूछते हैं। मैं आपसे बताऊं कि भाई आप ये स्वीकार कर लीजिए कि भारत में सब मुफ्त अनाज बांटा जा रहा है, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। पर आप पलट के सवाल तो पूछिए कि मुफ्त कहां बांटा जा रहा है? सरकारें कोई चीज दुनिया में मुफ्त देती है क्या? आप अपना टैक्स दे रहे हो, अपनी सेविंग सरकार को दे रहे हो और वही सेविंग वो लौटा के आपको अगर फ्री अनाज के तौर पर दे रही तो मुफ्त नहीं है। तो अब यहां क्या है ये आपको पता हो, ये प्रश्न तब आप पूछ सकते हो कि मुफ्त कैसे हुआ? हमारा ही पैसा हमको वापस देना तो मुफ्त नहीं है। तो ये यहां पर जो शोध, जो रिसर्च, जो ज्ञान की जरूरत है वो महत्वपूर्ण है प्रश्न पूछने के लिए। प्रश्न के संस्कारों में एक और महत्वपूर्ण संस्कार, जो आखिरी संस्कार है, वो ये कि प्रश्न किससे पूछा जाना चाहिए। प्रश्न हमेशा भाई लोगों उसी से पूछा जाएगा जिसके पास अधिकार है, जिसके पास शक्ति है, जिसके पास ताकत है। आप प्रश्न मुझसे पूछिए, आप प्रश्न उन लोगों से पूछिए, प्रश्न जो जितना सत्ता पर बैठा हुआ है, जितनी ऊंचाई पर बैठा हुआ है, उससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत के लोकतंत्र में और दुनिया के लोकतंत्रों और राजतंत्रों और बाकी तंत्रों में बुनियादी फर्क यह है कि भारत का पूरा लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र, मूल रूप से अगर गौर से देखें तो प्रश्न पूछने की सबसे संगठित व्यवस्था है। सरकार को घेरने के लिए 6 लेवल की व्यवस्था है प्रश्न पूछने के लिए। संसदीय समितियां सरकार से प्रश्न पूछती हैं, फिर उसके बाद संसद की स्थायी समितियां सरकार से प्रश्न पूछती हैं, फिर उसके ऊपर सर पे बैठा हुआ सीएजी सरकार से प्रश्न पूछता है, फिर सीएजी की रिपोर्ट पर पब्लिक अकाउंट कमेटी सरकार से प्रश्न पूछती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सरकार से प्रश्न पूछता है। पत्रकार कभी पूछते कभी नहीं पूछते, ये उनकी इच्छा की बात है लेकिन भारतीय संसदीय लोकतंत्र में सरकार का दिन प्रश्न से शुरू होता है। कुछ नहीं होगा सर, संसद का घंटा बजेगा, प्रश्नकाल लगेगा। गलत कह रहा हूं? प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में अमेरिका में पिछले 10 साल से सबसे बड़ी बहस चल रही है कि क्या हमें यहां पर क्वेश्चन आवर इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और वहां इस बात पर डिबेट है कि आखिर क्वेश्चंस क्यों नहीं किए जाते प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में, जैसे कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में होते हैं। प्रश्नकाल है, हर मंत्री तैयार करके आएगा, उसका एक रोस्टर डे होगा, उस रोस्टर डे पे आके वो सवाल का जवाब देगा। तो जो संस्कार हमें अपने लेवल पर, अपनी टीम में, अपने लोगों में, अपने बीच में पैदा करने चाहिए, वो करने चाहिए कि जब भी कोई ये कहे कि आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं, तो आप उससे कहिए कि सवाल ही पूछने के लिए लोकतंत्र बना है। सवाल समाप्त हो गए तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। अंतिम उदाहरण देके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। 99 में जब कारगिल वार हुआ, बहुत सारे लोगों को उस घटना के बारे में याद होगा। पूरे देश में एक विशेष तरीके का माहौल था।
राष्ट्रभक्ति की बात थी। सेना ने बहुत वीरता के साथ लड़ी और उसके बाद आपको पता है क्या हुआ? उसके बाद हुआ यह कि तत्कालीन सरकार ने दुनिया की सबसे विकट कमेटी बिठाई भारत सेना की जांच के ऊपर, सुब्रमण्यम कमेटी। और वो कमेटी ऑफिशियल नहीं थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उस सुब्रमण्यम कमेटी को यह तक अधिकार दिया था कि भारत की सेना में जो खामियां हैं उसके बारे में तत्कालीन पूर्व राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री, कैबिनेट सेक्रेटरी सबसे बात करे। और भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सुब्रमण्यम कमेटी को सेना के वो दस्तावेज, वो सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए स्पेशल कैबिनेट नोट जारी हुआ और ये कहा गया कि भारतीय सेना के भीतर जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हुआ है, जितनी भी गलतियां हुई हैं, वो सब स्पष्ट रूप से जांची जानी चाहिए। और आज आप कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसी कमेटी की भारत में, जो कमेटी उस समय बनाई गई थी। और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और अगर उस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में अवेलेबल आप पढ़ के देखिए तो आपको लगेगा कि उनसे ज्यादा बड़ा गद्दार कोई नहीं था देश में, सुब्रमण्यम कमेटी से ज्यादा बड़ा। उन्होंने जिस तरह से छील के रख दिया था भारत की पूरी सैनिक व्यवस्था को, सैन्य व्यवस्था को, और जो सुधार, जो चेंजेस आज आप इंडिया के डिफेंस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, यहां तक कि जब भारत में तीनों सेनाओं का एक प्रमुख बनाया जाना, ये उसी सुब्रमण्यम कमेटी से निकला हुआ रिफॉर्म था। आज कारगिल वार से आज तक करीब करीब उसकी 24-25 बड़ी सिफारिशें थी, जिसमें से 22 से 23 सिफारिशें लागू हो चुकी। और वो रिपोर्ट हमें यह बताती थी कि हम कितने कमजोर हैं भीतर से। हमारी सेना तो ब्रिटिश सिस्टम पे चल रही थी, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे यहाँ संवाद का तंत्र क्या है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी लोकतंत्र की, किसी भी देश की, किसी भी खासतौर से पत्रकारों की, और जो पत्रकार होने वाले हैं उनकी वीरता और उनकी सक्षमता इस बात में है कि आप कितनी ताकत से, कितनी शक्ति के साथ और कितनी जानकारी के साथ सवाल पूछ सकते हैं और बार बार सवाल पूछ सकते हैं। सवालों से मत डरिए, सबसे सवाल पूछिए, हमसे तो जरूर पूछिए। आप सबका स्वागत है। Thank you, sir.